नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, जिसकी आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को जरूरत है। कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर लिया जाए तो जिंदगी के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस लेवल को साधने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है ऑक्सीमीटर और दूसरा है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीमीटर में खेल की खबर पहले ही यूपी के कई जिलों से सामने आ चुकी है और अब बात ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर सामने आ रही है। उसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। खबर यह है कि ऑक्सीजन का धंधा करने वाले लोगों ने आपकी सांसों का सौदा करना शुरू कर दिया है और कोई सस्ता रेट नहीं है इसका। 80 से लेकर 90% ज्यादा पैसा लेकर। सवाल यह है कि अगर ऑक्सीजन के खेल पर लगाम नहीं लगी तो कोरोना महामारी के खिलाफ हम जंग कैसे जीतेंगे। सवाल यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को व्यवस्थित करने के मामले में व्यवस्था ने क्या लुटेरों के सामने सरेंडर कर दिया है। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। ऑक्सीमीटर हो या ऑक्सीजन, महामारी को भ्रष्टों ने बना लिया कमाई का सीजन। 10% नहीं, 20% नहीं, 50% भी नहीं, 80 से 90% ज्यादा दाम पर मिल रहा ऑक्सीजन सिलेंडर। कालाबाजारी करने वालों के सामने व्यवस्था का सरेंडर। लखनऊ से कानपुर तक, आगरा से मेरठ तक मची हुई है लूट। महामारी के नाम पर मुनाफाखोरी। विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार का दावा नहीं बिगड़ने देंगे हाल। लेकिन नहीं रुकेगी कालाबाजारी तो थम पाएगी महामारी। सांसों के लुटेरों पर नहीं लगेगी लगाम तो कैसे बचेगा देश। उत्तर माघे प्रदेश। एबीपी गंगा उठा रहा है। हालांकि सवाल उठाने के दौरान खबर का असर भी हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में जिलेवार सभी से ऑक्सीजन की रिपोर्ट मांगी गई है। उस ट्वीट में क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस खबर का संज्ञान ले लिया है। सीधे हम मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राम प्रताप चौहान विधायक भाजपा, ओंकार नाथ सिंह नेता कांग्रेस और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रेसिडेंट है आईएमए लखनऊ की। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम प्रताप जी आपके पास ही आ रहे हैं। ये महामारी का दौर है, क्या लोगों की सेवा करते करते, जान बचाते बचाते उन काले चोरों से ध्यान आप लोगों का हट गया जो ऑक्सीजन सिलेंडर को 80 से 90% दाम पर ज्यादा बेचने लगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर काले चोरों से ध्यान हट गया होता तो उत्तर प्रदेश में अनेकों लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई होती, अनेकों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम नहीं हुए होते। ये केवल कोरोना काल ही नहीं, अन्य जगह भी। और जैसा आपने खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, मैं आगरा से विधायक हूँ, यहाँ भी जो ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लाइसेंस आगरा में भी हो गया है जो खुद यहाँ पर ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। राम प्रताप जी, सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही के यहाँ है। वो भी आ रहा है। जो सबसे ज्यादा रेट ऑक्सीजन का लिया जा रहा है वो आगरा में लिया जा रहा है। नहीं है, नहीं लिया जा रहा है, अब नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लगातार अलीगढ़ से यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हुआ करती थी। आइनॉक्स कंपनी अलीगढ़ देती थी, वहाँ से आती थी, वो सप्लाई हो रही है। और ये एक नया लाइसेंस और निर्गत हो गया है जो मेरी ही विधानसभा क्षेत्र एदमातपुर के आंवल खेड़ा क्षेत्र में, वहाँ से ऑक्सीजन की अब सप्लाई हुआ करेगी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि कोई अगर दिक्कत होती है तो आप ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री, आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट आया है, मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर हैं। अगर कोई भी गड़बड़ करता मिलेगा, हम सब लोग एक ही पहलू के सब लोग हैं, कहीं भी गड़बड़ आप भी बताते हैं तो तत्काल कार्रवाई होती है। हम लोग भी सतर्क निगाह रखते हैं और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सतर्क। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि भी मंडल की जो बिल्कुल सवाल यही है राम प्रताप जी की ऑक्सीजन की गड़बड़ी हो जाए तो मुख्यमंत्री संज्ञान लें।
अब तो स्थिति ये हो गई कि लखनऊ में थाना क्षेत्रों में मारपीट होती तो भी मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ता है। सवाल यह है कि सारा काम मुख्यमंत्री करेंगे क्या? नीचे का अमला आखिर क्यों मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने से पहले नहीं जागता? लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर कालाबाजारी को रोकने का भी है, नैतिकता का भी है। महामारी के दौर में हमने देखा कि कैसे कई जिलों में 2800 रुपए की जो किट थी, जिसमें ऑक्सीमीटर होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, उसको 10-10 हजार में खरीद लिया गया और अब ऑक्सीजन के नाम पर 80 से 90% दाम लेने की बात सामने आ रही है। ये व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग इतने निडर हैं क्या? अवधेश जी, मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बना लीजिए, वो इनके मंत्रियों ने और इनकी ब्यूरोक्रेसी ने बहुत उसको अक्षर से ले लिया है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट को हम ये नहीं मान सकते कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। अभी तो प्रॉब्लम का नोटिस लिया गया है। आज कोरोना काल कम से कम 6 महीने से चल रहा है। मार्च में आपने शुरुआत की थी उसकी। आप ऑक्सीजन का आज संज्ञान ले रहे हैं, जो दिक्कत आ रही है। हमको, आपको याद होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को याद होगा कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले स्वयं संज्ञान ले रहे थे, जब 2 दिन गोरखपुर के अस्पताल में खुद बैठ करके उन्होंने बैठक की थी। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उन्होंने अपना दौरा किया था। उनके साथ प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूरा अमला था। लेकिन आपको याद होगा कि किस तरीके से बच्चों की जान के लिए ऑक्सीजन नहीं हो पाई थी। माननीय मुख्यमंत्री की स्वयं की 1 दिन पहले की उपस्थिति के बाद की बात बता रहा हूं। तो आज की तारीख में जिस तरीके से ऑक्सीजन में स्कैम है, आप पीपीई किट्स में स्कैम है, टेस्टिंग में स्कैम है, जिस तरीके से हमने आपने देखा ऑक्सीमीटर्स खरीदने में स्कैम हो रहा है, जिस तरीके से बाकी कुछ भी खरीदा जा रहा है। कोरोना, मुझे लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। 65 जिलों में शिकायतें आई थी, सिर्फ 2 डीपीओ सस्पेंड हुए हैं, डीपीआरओ सस्पेंड हुए हैं सुल्तानपुर में, जहां इनके विधायक ने शिकायत की थी। अब तो मुझे लगता है जितने घोटाले इधर खुल रहे हैं, सब इनके विधायक स्वयं खोल रहे हैं। विधायक कह रहा है मैंने, अभिषेक जी, सवाल तो यही है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका केवल ट्विटर की चिड़िया उड़ाने में निभा रहा है? जिन घोटालों को या जिन स्कैम्स को आप कह रहे हैं खोलना चाहिए विपक्ष को, वो बीजेपी वाले ही खोल रहे हैं। ये तो आप लोग खोलते तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये ट्विटर की चिड़िया तो मुख्यमंत्री जी ने उड़ाई है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उड़ाई है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। अभी की जो बात डॉक्टर रमा जी के पास जाएंगे, ओंकारनाथ जी के पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त सीधे संसद का रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त संबोधित करने जा रहे हैं और पूरे देश की निगाहें इस संबोधन पर है। सीधे रुख करते हैं। दबाव बनाया गया था, उसका कुछ असर आज दिखा है। 452 आईपीसी जो है वो मामले में जोड़ी गई और उन 6 आरोपियों की फिर से गिरफ्तारी हुई और न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तो आप देखिए ना, इसी से आप देखिए कि हमारे विधायक जो है अतुल जी भाटकरकर, और मुझे लगता है आशीष जी भी वहाँ पे गए थे और प्रवीण जी दवरेकर भी वहाँ पे गए थे। तो नहीं है, और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद
चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई है। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आज की स्थिति का समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम हो। इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को इस साल की उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से बताया कि चीन को यह बता दिया गया है कि जो फ्रिक्शन वहां पर पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो यथास्थिति में बदलाव की कोशिश हो रही है, वो भारत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर से अपने मुद्दे की तरफ लौटते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहे हैं, प्रेसिडेंट है आईएमए लखनऊ। ये जो ऑक्सीजन को लेकर बातें सामने आ रही हैं कि कुछ शहरों में 50% ज़्यादा महंगा बिक रहा है, कुछ शहरों में 80%, कुछ शहरों में 90%। और अगर हम गोरखपुर में जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में बच्चों की मौत हुई थी वहां पर बात करें, वहां पर भी ऑक्सीजन में गड़बड़ी सामने आई थी। ये ऑक्सीजन का खेल कौन लोग हैं जो कर जाते हैं? क्या ये दिक्कत केवल प्राइवेट अस्पतालों को जोड़कर होती है या फिर सरकारी अस्पतालों को ये झेलना पड़ता है? नहीं, इसका कारण ये है कि डिमांड एंड सप्लाई में काफी फर्क आ गया। अचानक कोरोना की वजह से ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया दोनों जगह, सरकारी अस्पतालों में भी और जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनमें भी। इसके अलावा नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो ये जो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतना ही रहा। सप्लाई बढ़ाने में भी तो समय लगता है। जहां ऑक्सीजन बनाने के जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उनके पास भी तो ऑक्सीजन इतना होना चाहिए कि वो डिमांड पूरी करें, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। क्योंकि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास अपने आप ऑक्सीजन बनाने की मशीनें होती हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करती हैं। तो उन्हें इतनी परेशानी होने की संभावना नहीं हुई क्योंकि वो ज़्यादा जनरेट करने लगे। लेकिन जो मंझोले और छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो 20 बेड के हैं, 50 बेड के हैं, 100 बेड के हैं, इनके यहाँ कोविड के पेशेंट्स जब एडमिट होने लगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
और ऐसे मरीज जो कि सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, जिन्हें 24-24 घंटे ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, तो सारा डाइवर्शन ऑक्सीजन सप्लाई का इन मरीजों के पीछे हो गया। इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आई, तो रेट्स बढ़ गए, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल। कोई लेकिन चीज मैम कम ये मिलती एकदम है। एसेंशियल चीज है क्या? इस तरीके से रेट्स बढ़ते हैं, 10% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए तो माना जा सकता है। अगर वो 80 से 90% पहुंच जाए तो क्या ये स्वीकार है किसी भी स्थिति में? नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। रेट्स तो कतई स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सप्लाई तो चाहिए ना। मरीज, एक भी मरीज चाहे वो आईसीयू में है या बिना आईसीयू के भी उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो कोई कहां से खरीदेगा? जो सप्लायर्स हैं, जो डीलर्स हैं। ये सवाल केवल भ्रष्ट मानसिकता का है या फिर नैतिकता का भी है, व्यवस्था का भी? किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब 5-6 महीने हमें कोरोना से लड़ते लड़ते हो गए हैं और आज ये तस्वीर सामने आ रही है। जब एबीपी गंगा ने कई शहरों में जाकर रियलिटी टेस्ट किया, तब ये तस्वीर आ रही है जो डराने वाली है कि ऑक्सीजन के रेट्स 80 से 90% ज्यादा हो गए। देखिए, ये व्यवस्था की गड़बड़ी है, और व्यवस्था की गड़बड़ी क्यों है मैं आपको बता दूं। देश में 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन होता है जी, और जिसमें कुल जो है वो 10 मीट्रिक टन जो है वो अस्पतालों के लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी सब इंडस्ट्रीज के लिए। अब बताइए, आप व्यवस्था क्यों गड़बड़ है? हम कह रहे हैं इसको जान लीजिए आप जी। जब लॉकडाउन था और लॉकडाउन में फैक्ट्रीज बंद थी, तब ये जो 5000 मीट्रिक टन बच रहा था, 5400 मीट्रिक टन, उसको क्यों नहीं इस पे इस्तेमाल किया गया? सरकार ने क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कराई राज्यों के साथ में कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी न पड़े? जी। WHO का कहना है कि जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उसमें 20% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मान लीजिए आज 50 लाख की संख्या है तो 10 लाख पेशेंट होंगे, और हमारी जो क्षमता है, जो बता रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि 4,38,000 सिलेंडर हमारे पास है जो पर्याप्त है। तो भाई 4,38,000 सिलेंडर है, पर्याप्त है, तो ये क्यों नहीं पहुंच रहा है? दाम कम हो रहे हैं, दाम ज्यादा हो रहे हैं, ये तो एक दूसरा इशू है, लेकिन सिलेंडर पहुंचने के लिए सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो लोग दाम बढ़ा रहे हैं उस पर इन्होंने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? उन सिलेंडर को जब्त क्यों नहीं किया? उन सिलेंडर्स को यहाँ सप्लाई कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये सरकार की देखरेख में होना चाहिए था। आज जब चारों तरफ हाहाकार मचने लगा है, जब आपने चारों तरफ जाके छानबीन की और देखा, बताया, तब इन लोग के सर पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ ये गलती हो रही है। सवाल इस बात का है कि आप इससे नहीं बच सकते हैं कि ब्लैक में सिलेंडर चल रहा है तो अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा है? शॉर्टेज किस लिए आ गई? ये सरकार की एकदम ढिलाई है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और इसी का जवाब राम प्रताप चौहान जी से लेंगे कि दाम एक दिन में तो इतने बड़े नहीं होंगे। जैसे जैसे ये मांग बढ़ती गई वैसे वैसे मुनाफा दिखता गया, दाम बढ़ते गए, और अगर मौजूद है सिलेंडर जैसा कि ओंकार जी बता रहे हैं तो फिर लोगों तक तो पहुंचे क्यों नहीं? जिन अस्पतालों को जरूरत थी क्यों नहीं पहुंच पाए सामान्य दाम में? इसका भी जवाब लेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो सीधे चर्चा में चलते हैं। राम प्रताप चौहान जी, सवाल ये है कि जो सवाल अभिषेक जी ने उठाया, जो सवाल ओंकार जी ने उठाया, कि एक तरफ तो दावा ये हुआ कि हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा की कहीं दिक्कत नहीं होगी, और पर्याप्त मात्रा के बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तब इससे तो ये तय होता है कि व्यवस्था में कुछ लोगों ने सेंध लगा दी और उनको वक्त रहते पकड़ा नहीं जा सका। नहीं, ऐसा नहीं है अवधेश जी। एक आध किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिकायत आ सकती है, लेकिन उसके खिलाफ भी जांच हो रही है। जैसे कहा ना, कार्रवाई नहीं होती। आगरा में एक अस्पताल था, उसके किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत करी तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और जांच हो रही है उनके खिलाफ। कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान तो इसलिए लिया है कि मुख्यमंत्री जी समय समय पर जानकारी करते हो, और जैसा अभी अभिषेक जी ने कहा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी को ही करना पड़ता है, लेकिन मेरा नेता, हमारा प्रदेश का नेता फ्रंट फुट पे कप्तान के रूप में खेलता है, घर में बैठ के ट्वीट नहीं खेलते। पर खिलाड़ी जीरो पर आउट क्यों हो रहे हैं सर? जो सेना का सेनापति आगे लड़ेगा, निश्चित कोई खिलाड़ी जीरो पे आउट नहीं हो रहा। हमारा सेनापति अच्छा है और इनके सेनापति घर में ठीक है अभिषेक जी, अब व्यवस्था कैसे सुधरेगी? क्योंकि जो हमारी पड़ताल हुई उसमें स्पष्ट हो गया कि तमाम जिलों में खेल चल रहा है, 80 से 90% तक महंगे सिलेंडर मिले। अब सरकार क्या करे? नहीं,
नहीं अवधेश जी, आप अवधेश जी, जांच करा जो लीजिए, सिलेंडर- आपकी टीम को जो फिर भेज सिलेंडर- दीजिए। ठीक है, अभिषेक जी के जवाब दीजिए, राम प्रताप जी, विधायक बहुत मानी कम है। जगह की व्यवस्था सुचारू हो रही है। अभिषेक जी मैंने अपनी बात कहा पूरी करिए, वक्त कि एकदम नए भी लोगों को लाइसेंस दिए जी। गए हैं कि और ज्यादा आपने देखा किस तरीके से सुल्तानपुर में माननीय विधायक ने तो बिल्कुल निष्पक्ष है। शिकायत की और जिसपे कलेक्टर की सफाई आई कि डीपीआरओ के खिलाफ कार्रवाई। डीपीआरओ क्या होता है? क्या उसमें बिना कलेक्टर की संलिप्तता क्या हुआ होगा? आप करप्शन के चार्जेस में अभी आपने देखा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर काम करती है, उसने 4 अफसरों के खिलाफ शिकायत की है कि ये लोग इन्वॉल्व थे उन्नाव केस में। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो उन्नाव केस न हुआ होता, उस आदमी की जान बच गई होती। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्रवाई कर दें, क्यों नहीं कार्रवाई करा रहे? अगर सच में इनके जो नेतृत्व है, अगर वो इनका कैप्टन फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है, तो क्यों नहीं वो 4 लोगों को खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्यों उनको बचाया जा रहा है? क्यों उनको अच्छी पोस्टिंगें दी जा रही हैं? क्यों उनके खिलाफ वो किया जा रहा है कि भाई इनको बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो, सरकार की भले ही बदनामी होती है हो जाए? क्यों बचाने की कोशिश हो रही है अफसरों को जिनके खिलाफ सीबीआई कह रही है? ये बिल्कुल सच्ची इनका चेहरा दिखाती है। इनका चेहरा, इनकी नीयत, इनकी नीति साफ दिखाई पड़ी। अब उत्तर प्रदेश ने समझ लिया है, अब कुछ नहीं होना अवधेश जी। अब 2022 में सरकार बदलने जा रही प्रदेश की जनता, तभी यह व्यवस्था सुधरेगी। इनके बस की अब नहीं बची व्यवस्था सुधारना। ये मुंगेरी लाल के असील सपने आप देखते रहिए। आपने लोकसभा में भी 2 लड़कों ठीक है को सर, अभी साइकिल पे ऑक्सीजन बिठाया दिलवा था, दीजिए, बाद में देखते सपनों रहिए। की बात बाद में कर आपने लेंगे। आप संघर्ष सभी का में बहुत मैं- शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम ऑक्सीजन मिले, सामान्य रेट पर मिले। महामारी के नाम पर जो लूट का मौका कुछ लोग बांध कर बैठे हैं, उनका मौका खत्म होना चाहिए और उनका धंधा भी। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन।